हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम फिर से बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक के बारे में और जो होगा टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप। जो रेक्टेंगुलर लूप होगा उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में कितना टॉर्क लगेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होगा मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। ये दोनों ही टॉपिक एग्जाम के लिए, आपकी 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनमें से डायरेक्ट डेरिवेशन आने का पूरे पूरे चांस होते हैं, चाहे आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर समझ लो, चाहे यहां पर टॉर्क ऑन करंट कैरिंग या करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड आप समझ सकते हो। आपके ये क्वेश्चंस में डायरेक्ट भी आ सकता है, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकता है। दोनों ही केस के लिए आपको बिल्कुल रेडी रहना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और हम आज इन दोनों के ही बारे में बात करने वाले हैं। फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल, इसका फॉर्मूला डेरिवेशन, ये दोनों स्टडी करेंगे। साथ में ही इसकी करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में कंप्लीट कर चुके होंगे। इस लेक्चर के बाद इन तीनों टॉपिक में, मेन टॉपिक ये दो ही है, वैसे इनको अगर डिवाइड करें तो ये लगभग बिल्कुल 3 से 4 टॉपिक आपको नजर आएंगे। तो इन सभी में आपको कोई भी डाउट सामने नहीं रहेगा जब आप इस लेक्चर को खत्म कर चुके होंगे तब। आई होप आपने जो पीछे के जो लेक्चर है वो भी अच्छे से देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं, आपकी हर एक डाउट सोल्व करने के लिए आप पीछे की जो अपनी ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है, 12th बोर्ड रिवीजन लेक्चर सीरीज, या बिल्कुल फॉलो करें इसको। और आपके लिए बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपके लिए हम यहाँ पर अब चलते हैं इसके लिए, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम यहां पर अपना बात करते हैं टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप की, ठीक है। और जो लूप होगा, हम यहां पर जो डेरिवेशन करेंगे वो होगा रेक्टेंगुलर लूप, क्योंकि रेक्टेंगुलर लूप के लिए डेरिवेशन करना एक कॉमन है और ये थोड़ा सिमेट्रिक भी होता है और उसके लिए डेरिवेशन करना थोड़ा इजी भी होता है। लेकिन जो डेरिवेशन हम यहां पर करने वाले हैं वो डेरिवेशन आपके हर टाइप के लूप के लिए जो सिमेट्रिक होगा वर्क करेगा। जैसे कि सर्कुलर लूप हो सकता है, स्क्वायर लूप हो सकता है, या फिर रेक्टेंगुलर लूप हो सकता है, तीनों के लिए काम करेगा। इसलिए आपको यहां पर हमने रेक्टेंगुलर लूप को कंसिडर किया है। इसका देखो जो डायग्राम होगा ना, जो डेरिवेशन के लिए चाहिए हमें, एक्सप्लेनेशन की चाहिए, वो डायग्राम एकदम परफेक्ट आइडियल केस में मैंने यहां पर पहले से बना रखा है। और आपको कैसे प्लॉट कर सकते, कैसे ड्रॉ करना आपको डायग्राम, वो हम जब डेरिवेशन के साथ अभी इसको करेंगे। तो देखो ये आपके पास यहां पर इसका डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में क्या है आप देख पा रहे हो कि यहां पर आपके पास एक, इस जगह पर ये एक मैग्नेटिक पोल है, नॉर्थ पोल है ये इस साइड में, ये नॉर्थ पोल हो गया। और यहां पर आपके पास साउथ पोल हो गया। जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल है तो आप अपने आप ही समझ सकते हो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ यहां पर ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्लो कर रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पर एग्जिस्ट कर रही है। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया अकॉर्डिंग टू रेड लाइंस, ठीक है। जो ये रेड लाइंस है ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड के लिए आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई करंट कैरिंग वायर अगर आप रखते हो तो क्या उसके ऊपर फोर्स लगेगा? आप बोलोगे जी बिल्कुल लगेगा। तो उन्हीं फोर्स को फाइंड करके उनकी हेल्प से हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। अब देखो यहां पर अलग अलग केस होंगे, लेकिन पहले मैं आपको सबसे पहले डायरेक्ट केस बताऊंगा जो आप मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस जो वायर, क्योंकि जो लूप होगा वो भी एक वायर का ही है, लेकिन यहां पर जो वायर होंगे वो क्लोज लूप बनाएगा, जहां से करंट यहां से इस जगह से स्टार्ट हो रही है और यहां से फ्लो होते हुए करंट पूरे वायर से फ्लो होते हुए वापस इसी के अंदर आ रही है। और तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही तो करंट फ्लो हो रही है। और यहां पर इस रेक्टेंगुलर जो लूप है आपके पास, यहां पर कितनी साइड्स है? इसकी 4 साइड है, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, ये चारों साइड है। तो इन चारों साइड के अंदर करंट फ्लो हो रही है। तो इनके ऊपर किस तरीके से फोर्स लगेगा, कैसे काम होगा, वो सब हम यहां पर डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। और जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर ये पूरे में है,
इस एंड से लेकर इस एंड के बीच में पूरे में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और आपके पास जो ये करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है ये कंप्लीटली प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। पहला जो केस है वो आपके पास यहां पर नजर आ रहा होगा, ये जो बीसी लाइन जो है या जो एडी लाइन जो है ये इस पूरे मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, पैरेलल है। जब ये इसके पैरेलल होगा तो इन दोनों ही साइड्स पर बीसी एंड एडी पर, ये याद रखना, बीसी एंड एडी दोनों साइड्स पर जो फोर्स होगा वो कितना होगा जब पैरेलल है। कोई भी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जब होता है तो इनके ऊपर फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ये आप याद रखना। लेकिन जो आपके पास ए बी जो साइड है या जो सी डी जो साइड है, इन दोनों के ऊपर लगने वाला फोर्स आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो बीसी लाइन है ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर रखे हुए हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो वहां पर लगने वाला फोर्स कुछ एक फिक्स वैल्यू होगी उसकी। हो सकता है आपको यहां पर ये वाला एंगल नजर, आपको ऐसा लग रहा हो कि ये परपेंडिकुलर नजर नहीं आ रहा सर, लेकिन नहीं, ये जो इसका एग्जिस्टेंस है ना ये इसके परपेंडिकुलर ही रखा हुआ है, और हम इसको डायग्राम बनाएंगे तो आपको वहां पे और अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, तो हम बनाना कैसा है डायग्राम उसके बारे में बात करते हैं। ये तो आपके पास एनसीईआरटी का डायग्राम है जो बना हुआ है ऑलरेडी। यहां पर हम, ये आपके पास पोल्स हो गए मैग्नेटिक, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और ये नॉर्थ और ये साउथ के बीच में यहां पर ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई, या ये एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन आ गया जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसके अंदर हम अगर कोई करंट कैरिंग लूप रखेंगे जो रेक्टेंगुलर लूप होगा, उस लूप के ऊपर लगने वाला टॉर्क हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहां पर लूप बना देते हैं कि जो लूप किस तरीके से हम यहां पर बना सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो हमारे पास सबसे पहले जो लूप होगा वो देखते हैं। ये आपके पास लूप हो गया, लूप है ए बी सी डी, और ये एक तरीके का रेक्टेंगुलर लूप है। जिस रेक्टेंगुलर लूप की जो साइड्स है, इसकी जो लेंथ है, लेंथ इसकी बी हो जाएगी। यहां पर जो ए बी जो साइड है ये हमने बी कंसिडर कर लिया है। ठीक है, और इसके बाद जो आपके सामने ये विड्थ है इसकी, ये विड्थ यहां से यहां तक की विड्थ हो जाएगी आपके पास ए, इसकी विड्थ हो जाएगी। ठीक है, और इस लूप के थ्रू एक करंट फ्लो हो रही है। इस करंट की हम रिप्रेजेंटेशन करते, यहां से एंटर होगी करंट, फिर यहां से फ्लो होते हुए पूरे हर एक साइड से फ्लो होगी, और वापस फिर इस पाथ से होते हुए वापस बाहर आ जाएगी। तो ये आपके पास यहां पर करंट आई की डायरेक्शन हो गई। अब यहां पर इस लूप को आप एक अलग पार्ट से अगर देखते हो तो ये जो दोनों साइड है, साइड ए बी एंड साइड सी डी, ये दोनों ही साइड इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखी हुई है, एज ए परपेंडिकुलर है। ठीक है, ए बी साइड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल है यहां पे, और यहां पर भी ये 90 डिग्री का एंगल है। करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो यहां पर भी आपके सामने जो एंगल है वो कितने का, 90 डिग्री का एंगल हो गया। जब यहां पर आपके पास ये 90 डिग्री का एंगल है तो इस ए बी साइड एंड सी डी साइड पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करो कितनी कितनी लगती है, और इसकी डायरेक्शन क्या है वो भी देखेंगे हम। तो फोर्स क्या हो जाएगा यहां पर, फोर्स ऑन साइड ए बी, ए बी के ऊपर लगने वाला फोर्स होगा हमारे पास F1 कंसिडर कर लेते हैं, और ये होगा आई एल बी साइन थीटा। जो भी कोई एल लेंथ का, आई एल बी साइन थीटा, जो भी कोई एल लेंथ का कंडक्टर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थीटा एंगल पे रखा हुआ है, तो वहां पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाता है, आई एल बी साइन थीटा। लेकिन यहां पर जो इसकी लेंथ है वो तो आपके पास कितनी है, बी, और जो थीटा की वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, यहां पर 90। तो आपके पास जो लगने वाला फोर्स है इसकी वैल्यू हो जाएगी आई बी इंटू बी, आई स्मॉल बी जो कि इसकी लेंथ है, एंड बी कैपिटल जो कि यहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा।
ये टोटल यहां पर आपके पास सब कुछ हो गया। इसके लिए इस ए बी साइड के ऊपर फोर्स हो गया। अब हम देखते हैं सी डी साइड के ऊपर कितना फोर्स है। ये जो सामने वाली साइड है इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू क्या है। फोर्स ऑन साइड सी डी, तो साइड सी डी के ऊपर फोर्स होगा सपोज F2 IL B साइन थीटा। फिर से आप देखोगे इस लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो एंगल तो 90 डिग्री आ गया साइन 90। ओके, और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड B है, लेंथ कितनी है इसकी B, स्मॉल b आ जाएगा लेंथ, और ये I इसके थ्रू करंट फ्लो हो रही है, तो आप यहां पर लगा दोगे F2 इज इक्वल्स टू आई बी इंटू बी। आप यहां से अगर आप दोनों जगह देख रहे हो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, इसको 2 दिया, तो दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन अब इसकी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, डायरेक्शन किधर है। जब डायरेक्शन अगर आप यहां पर देखोगे इसका, तो डायरेक्शन देखने पर आपको पता चलेगा किसका फोर्स का डायरेक्शन, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है। फिंगर्स आपकी, फर्स्ट फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, सेकंड फिंगर करंट को शो करेगी, तो थंब क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, ये करंट की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन हो गई, तो फोर्स जो है ना वो इस बोर्ड प्लेन के इनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। यहां पे आपके पास इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आ गया F1 इस जगह पे। और अगर सीडी साइड में बात करेंगे तो फिर से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये इंडेक्स फिंगर आ गई, सेकंड फिंगर आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गई, और जो थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में आ गया। यहां पर इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो F2 आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और ये जो फोर्स लग रहा है ये इनवर्ड डायरेक्शन में है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड में इक्वल है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स अगर आप यहां पर देखोगे, नेट फोर्स F1 माइनस F2 निकलेगा, और ये हो जाएगा आई बी बी माइनस आई बी इंटू बी। तो नेट फोर्स आपके पास हो गया यहां पे, इस लूप के ऊपर नेट फोर्स हो गया 0। जब लूप के ऊपर नेट फोर्स 0 हो गया, तो आप ये कह दोगे कि देयर इज नो नेट ट्रांसलेशनल मोशन, नो नेट ट्रांसलेशनल मोशन। यहां पे ट्रांसलेशनल मोशन तो होगी नहीं, क्योंकि यहां पे आप आपके सामने जो नेट फोर्स है इस टॉर्क, इसके लूप के ऊपर ये 0 हो गया। लेकिन जब आप इस लूप को अच्छे से देखेगा, इसका टॉप व्यू अगर आप लेते हो, बीसी साइड से अगर आप देखते हो, तो देखो कोई भी चीज को देखने का अलग अलग चीज साइड से देखने का अलग अलग तरीके से आपको दिखाई देती है। जैसे मेरे पास यहां पर ये आपके लिए एक फोन है, जब ये फोन आप सामने से जब देखते हो, तो यहां पर आप देखोगे तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप में नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस रेक्टेंगुलर शेप की ये वाली जो साइड हो गई, ये ए बी साइड है, जिसके ऊपर इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। और इसके अंदर जो ये वाली साइड है, दूसरी वाली साइड सीडी साइड हो गई, और इसके ऊपर आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। ध्यान रखना, अच्छे से देखना, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है और इधर ये इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है। अब मैं आपको बोलूं इसका टॉप व्यू लेना है आपको, जब टॉप व्यू अगर आप इसका लोगे, तो ये फोर्स इस तरीके से आपको दिखेगा। ये देखो ए बी साइड जो है ना, उसके ऊपर आप यहां से देख सकते हो, जो ए बी साइड है ये वाली, ये मेरा जो जैकेट है भी ब्लैक हो गया, तो हो सकता है आपको दिखाई दे रहा हो अच्छे से। तो ये देखो ए बी साइड है, इसमें तो ऊपर की तरफ फोर्स है, और ये जो सी डी साइड है इस पे क्या है, नीचे की तरफ फोर्स है ये, ठीक है। ये देखो ये नीचे की तरफ फोर्स इस तरीके से लगेगा। तो जब आप इसको इस वाली एज से, बीसी एज से जब आप देख रहे हो, तो आपको ये फोर्स ऐसा नजर आ रहा है। कैसे, जैसे यहां पर मैं बीसी प्लॉट करता हूं, बीसी ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये आपके सामने बीसी साइड ड्रॉ कर दी है, ठीक है। ये आपके सामने बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, इस तरीके से, ठीक है। अब
हमारे पास जो F1 फोर्स जो लग रहा है वो इधर है, F1 फोर्स ये हो गया, और F2 फोर्स जो लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। इस तरीके से ये दोनों फोर्स यहां पर एक्ट कर रहे हैं। और मैं थोड़ा ऊपर अगर बना देता हूं इसको तो आपके सामने और अच्छे से हो जाएगा। तो आपके सामने ये BC लाइन ऐसे बनेगी, ये आपके पास B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया, ठीक है। और यहां पर जो लगने वाला फोर्स F1 है, ये आपके पास फोर्स F1 आ गया, जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में था ना, वह F1 आ गया, और F2 आपके सामने इधर आ गया जो कि यहां से आउटवर्ड डायरेक्शन में था। अब इसको अगर आप और आगे देखोगे तो आपको यहां पे पता चलेगा कि जो इन दोनों फोर्सेस F1 एंड F2 डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट और मैग्नीट्यूड में दोनों सेम, तो नो नेट फोर्स इज देयर, हेंस नो नेट ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन जब आप यहां पर और आगे जाओगे इसके लिए तो आपको पता चलेगा इसके अंदर एक जो F1 एंड F2 की लाइन ऑफ एक्शन है वो भी क्या है, अलग अलग है। अब लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होने का मतलब क्या है वो देखो यहां पे। जब आप इस F1 को आप कितना ही पीछे इंक्रीज कर दो एंड कितना ही इसको आप आगे इंक्रीज कर दो, इसको भी कितना पीछे इंक्रीज कर दो एंड कितना ही इसको चाहे आगे इंक्रीज कर दो, कितना ही बढ़ा दो दोनों को, ये दोनों फोर्स का जो वेक्टर है या दोनों फोर्स की जो लाइन है, जिस लाइन पे दोनों वर्क कर रहे हैं, ये दोनों कभी भी नहीं एक दूसरे के साथ मिलेगी, दोनों हमेशा अलग अलग रहेगी। तो ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन का डिफरेंट होना है। और दोनों फोर्सेस के बीच में एक, इन दोनों में यहां पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहां पर इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप मेजर करके दोनों फोर्सेस में से फोर्स इनटू डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये आप फाइंड आउट कर लोगे। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके सामने किसकी वैल्यू आ जाएगी, टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने से पहले आपको एंगल चाहिए होगा, क्योंकि ये लाइन आपके पास, तो ये लाइन है ए के इक्वल, BC की वैल्यू तो ए है, लेकिन ये वाली वैल्यू चाहिए तो आपको कोई सा एंगल चाहिए। कौन सा एंगल लेना है, उसके लिए आपको पहले यूज करना पड़ेगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल काम में ले रहे थे, उसका जब डायपोल के ऊपर लगने वाला टॉर्क फाइंड आउट कर रहे थे, तो हम डायरेक्ट जो लेंथ है वो ले लिया हमने, लेकिन यहां पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का काम करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस करंट का प्लेन जो होता है, जिस प्लेन के अंदर ये रेक्टेंगुलर जो है लूप है, उस लूप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। इसको फाइंड आउट करने का तरीका है राइट हैंड थंब रूल। करंट की डायरेक्शन में आप फिंगर्स को घुमाओगे और आपका जो थंब, दिस थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को बताएगा। तो देखो यहां पर ये आपके सामने एक तरीके से लूप है, ABCD, यहां पर ये आपके सामने करंट फ्लो हो रही है। तो यहां पर आप क्या करोगे, इसके अलोंग आप अपने फिंगर्स को करंट के अलोंग जब रोटेट करोगे तो दिस थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये इन सब के AB, BC, CD और AD इन सब के परपेंडिकुलर रहेगा। तो यहां पे अगर मैं प्लॉट करता हूं, ड्रॉ करता हूं डायपोल मोमेंट, तो वो इस तरीके से आएगा, ये आएगा क्या, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और यहां पर इन लाइंस का कोई काम नहीं है, वैसे इनको अपन हटा देते हैं। ये आपके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया M, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो आ गया, लेकिन इस B के साथ मैग्नेटिक फील्ड का कितना एंगल है, जो B है मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना है वो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है यहां से ये वाली, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये है। तो ये हो गया आपके पास एंगल थीटा। जब एंगल थीटा ये है तो ये कितना हुआ, ये हुआ 90 माइनस थीटा। ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल भी यहां से कितना हो गया, ये हो जाएगा एंगल अगेन थीटा। इस थीटा को यूज करके आप ये वाली जो इतनी जो डिस्टेंस है ये फाइंड आउट कर सकते हो।
सी से लेकर यहां पर आपने जो ये परपेंडिकुलर नॉर्मल प्लेस किया है, नॉर्मल ड्रॉप किया है, ये आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो एन सी। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। ये डायग्राम मैं एज इट इज वहां पे ड्रॉ करने वाला हूं, तो वहां पे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आप देखो इसको। तो हमारे पास जो बीसी जो लाइन है वो हमने ऐसे प्लॉट ऐसे ड्रॉ कर दी। यहां पर ये अपनी बीसी लाइन है, ये फोर्स है F2 आउटवर्ड, ये फोर्स है अपना F1 इनवर्ड डायरेक्शन में, और यहां पर आपके पास ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जिसको आप कैपिटल एम लिखो। इसको ये बुक्स में स्मॉल एम ही दिया हुआ है, हम इसको लेकिन कैपिटल एम यूज करते हैं क्योंकि फिफ्थ चैप्टर में जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपके सामने ये है, मैग्नेटिक फील्ड और एम इसके बीच में एंगल थीटा ये वाला काम कर रहा है। इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड जो एग्जिस्टिंग पोल्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड उसके बीच का एंगल है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, यहां से इस एफ को आपने इंक्रीज अगर किया तो इस सी पॉइंट से यहां पर ड्रॉप किया हुआ जो नॉर्मल है एनसी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। एनसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये अगर थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, तो इनका हमें कोई काम नहीं है, हमें काम है फिर इसका। तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। और आपको समझने के लिए अगर लगाना है तो मैं यहां पर ये लगा देता हूं, ये दोनों इक्वल एंगल, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है यहां पर एन सी। तो एन सी की वैल्यू कितनी होगी, आप यहां पर ये वाला एंगल है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो साइन थीटा इक्वल्स टू एन सी अपॉन बी सी। तो एन सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी सी साइन थीटा, और बी सी कितना है, ये ए के बराबर है, साइन थीटा इक्वल्स टू एन सी। ये आपके पास एनसी की वैल्यू आ गई। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टॉर्क, इसके ऊपर नेट लगने वाला टॉर्क। तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, टॉर्क ऑन लूप कितना होता है, टॉ इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आपको समझ के खुद को लिख लेना। ठीक है, परपेंडिकुलर मैंने यहां पर जो साइन लिख दिया, परपेंडिकुलर का सिंबल बनाया है, ठीक है ना, शॉर्ट में। तो आप देख सकते हो फोर्स की वैल्यू क्या है, आई बी इंटू बी। स्मॉल बी आपको लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है लूप की, और जो कैपिटल बी है ये इसके मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपके सामने एनसी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एनसी, और आपके सामने अब वैल्यू आ जाएगी, एनसी की वैल्यू आप लिख दोगे आई बी इंटू ए साइन थीटा। अब इसको थोड़ा सा मैं चेंज करके लिख देता हूं, थोड़ा आई बी ए इंटू बी साइन थीटा इक्वल्स टू टाउ। अब देखो बी इंटू ए क्या हो गया, बी इंटू ए, ये जो लूप है ना आपका, इस लूप की लेंथ है बी, विड्थ है ए, तो ये दोनों का इसका लूप का एरिया हो गया। अब आप यहां पर लिख सकते हो आई इंटू ए बी साइन थीटा इक्वल्स टू टाउ। ये आपके सामने वैल्यू आ गई। और अब आप इसको आगे देख सकते हो अच्छे से कि आई इंटू ए क्या हो जाता है, आई इंटू ए, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ये मैंने आपको इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, फर्स्ट लेसन था, वहीं पर बता दिया था कि करंट कैरिंग लूप का अपना एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, जिसकी हमने डायरेक्शन लिखी है यहां पे। यहां पर भी मैं इसी की बात कर रहा था, ये जो एम है ना, ये इसी की बात कर रहा था। इसको भी हम कैपिटल एम बना देते हैं क्योंकि स्मॉल एम हम काम में नहीं ले रहे। ये आपके पास एम है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है करंट इनटू इट्स एरिया। और आप यहां पर काम में लोगे इसको एम को, तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो, टॉ इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। ये क्या आ गया आपके सामने,
एम बी साइन थीटा, ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, न्यूमेरिकल एक विदाउट इसकी वेक्टर्स को देखने पर वैल्यू आ गई। अगर इसको वेक्टर फॉर्म अगर लिखें, वेक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो टाउ अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन ये होती है, और बी अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आपके पास इसकी वेक्टर फॉर्म में वैल्यू आ गई। जब यहां पर क्या, जब इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, ये केस हो गए, ठीक है, केस 1। अब इसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहे केस को, क्योंकि हम केस बहुत सारे देख चुके, इतने सारे केस देखने के बाद हम इनसे फेमिलियर हो जाते हैं। तो आपको पता है केस 1, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब थीटा 0 कब आता है, थीटा 0 कब आएगा, देखो इस केस को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है। लिखने में तो होगा ये इफ एम जो कि डायपोल मोमेंट है एंड बी आर पैरेलल और सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है, ठीक है ना, DIR मतलब डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है। लेकिन यहां पर समझना थोड़ा आपको ये क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चंस में आपको ये दिया होगा प्लेन, प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। कैसे, ये देखना ज्यादा यहां पे जरूरी है। जैसे मान लो ये आपके पास एक लूप है, ठीक है, ये लूप है, यहां से करंट फ्लो हो रही है, ये फोन है मेरा, इसको मैंने लूप मान लिया, ठीक है ना, ये लूप मान लिया। तो यहां पे क्या होगा, जब आप यहां पर इसको समझोगे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो लूप हो गया। अब इस लूप का एरिया वेक्टर है ना, उस डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक मोमेंट है। अब मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन हो गई आपके सामने, ये आपकी तरफ इस वाली डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, और इसी डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एम एंड ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है, तो आपको क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होने पर थीटा इक्वल्स टू 0। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के, ये जो लूप का प्लेन है इसकी तो परपेंडिकुलर है ना ये, इसलिए मैंने ये वाली चीज लिखी है। और ये जो चीज है ना, ये आपके एग्जाम में भी ऐसे ही दिया होता है, न्यूमेरिकल में यही दिया होता है कि प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू बी। ये अगर समझ में आ गया फिर सब कुछ आपको पता चल गया। तो यहां पे हो गया थीटा इक्वल्स टू 0 पे साइन 0 की वैल्यू होती है 0, और इस केस में आपके पास टॉर्क कितना है, टाउ इक्वल्स टू एम इंटू बी इंटू 0 मतलब 0, मिनिमम, मिनिमम कंडीशन हो गई। लेकिन सेकंड केस है इफ केस 2, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का मतलब, अब देखने में तो ये आपको परपेंडिकुलर जैसा लग रहा है, इफ एम एंड बी आर परपेंडिकुलर, लेकिन यहां पर एम और बी तो परपेंडिकुलर, लेकिन क्वेश्चन में एम और बी का नहीं दिया हुआ होगा, वहां तो आपको प्लेन ऑफ लूप दिया हुआ होगा। और प्लेन ऑफ लूप क्या है, अब देखो ये है आपके पास जो प्लेन ऑफ लूप है वो ये है, इस लूप के अंदर आपको ये यहां से करंट फ्लो हो रही है, यहां से करंट फ्लो हो रही है, समझ में आ गया, यहां से, और ये इसका लूप हो गया। अब देखो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ऐसे आपको ये फिंगर दिखाई दे रही है, इस तरह होगा। और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगा, तब जाके एम एंड बी में 90 डिग्री एंगल होगा, परपेंडिकुलर होगा इसका इसमें। तो यहां पर जो प्लेन है ना, प्लेन ऑफ लूप एंड बी आर पैरेलल, ये पैरेलल को जो डबल लाइन है ये पैरेलल का साइन होता है, ठीक है, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। तो आपके पास
साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो टाउ इज इक्वल्स टू हो गया एम बी इंटू 1, तो टाउ इज इक्वल्स टू हो जाएगा एम इंटू बी, और ये आपके पास हो गया टाउ। ठीक है, एक चीज और बतानी थी मेरे को कि यहां पर ये था सिंगल टर्न के लिए, 1 अगर टर्न होगा, एक ही बार चक्कर होगा, एक टर्न ही होगा केवल उसके लिए। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ना, तो ये जहां पर भी आपके पास m है वो m की वैल्यू n से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो ये m की वैल्यू ना, ये i इंटू ए नहीं होगा, फिर n i a हो जाएगा। आगे बता देता हूं, ये तो आपको सब कुछ जितना भी हमने डिटेलिंग की है यहां पे, ये सब कुछ 1 सिंगल टर्न के लिए है। और अभी हम बात करेंगे n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। तो आप देखो, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, तो आपके पास m की वैल्यू हो जाएगी n i a, और टाउ की वैल्यू हो जाएगी, देखो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर i a b साइन थीटा है ना, तो n i a b साइन थीटा, ऐसे। ठीक है, तो आपके पास n i a b साइन थीटा हो जाएगी। तो एन आई ए क्या है, m है, तो आपके पास फिर से अगर m और b की टर्म्स लिखोगे तो अगेन ये आपको ऐसे ही नजर आएगी, इसमें कोई चेंज नजर नहीं आएगा। लेकिन n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए आपको ये सब कुछ ध्यान में रखना है, ये वाली चीज। ठीक है, ये दोनों ही ध्यान में रखना है यहां पे, ये बहुत ही काम आएगा n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कोई भी कोयल होगी, कोई लूप होगा, सिंगल टर्न का तो लूप मिलेगा नहीं कोई, n नंबर ऑफ टर्न मिलने के चांसेस ज्यादा है। 70% चांस है कि मल्टीपल नंबर ऑफ टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न्स मिले। n की वैल्यू 1 तो नहीं होगी, 10, 100, 50 ऐसे नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पर एक चीज आ रही थी बीच में, हमने, आपको भी लग रहा होगा मैंने भी जानबूझ के छोड़ा है, स्किप हुई नहीं है, किया है क्या, कि मैंने इस डायग्राम में आपसे बात की थी, क्या ये बात करी थी कि ये जो साइड है बीसी साइड, बीसी साइड जो है और एडी साइड है, जब ये ऐसे इंक्लाइन रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में रखा हुआ है, तो इसके ऊपर फोर्स कितना है, 0 है। इसके ऊपर भी फोर्स कितना है, 0 है। क्योंकि अगर आप आई एल बी अगर आप लिखते हो यहां पर, जो आई एल बी लिखते हो, आई एल बी साइन थीटा लिखते हो, तो इसके अंदर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, लेंथ और बी के बीच में थीटा की वैल्यू हो गई 0, तो एफ की वैल्यू आपके पास हो गई 0। तो यहां पर तो 0 हो गया, लेकिन जब ये इस वाली कंडीशन में आ गया, यहां पर एंगल बना लिया, तब क्या होगा, इस वाली कंडीशन में दो केस हो सकते हैं, इस वाली कंडीशन में दो केस हो सकते हैं, ये ध्यान से देखना। अब ये जो डायग्राम हमने इतना सुंदर डायग्राम जो बनाया है, ये अब बिगड़ने वाला है, और मैं इसको ज्यादा कोशिश करूंगा, ज्यादा आपको खराब ना हो, ये समझ में आ जाए। ठीक है, इतना ही चेंज करूंगा। दो में से दो कंडीशन होगी, क्या होगी, आप अपने खुद से दिमाग लगा के देखना। अगर ये किसी एंगल पर है या 90 डिग्री पर है, तो उस कंडीशन में यहां पर लगने वाला फोर्स, इस साइड पे लगने वाला फोर्स हो सकता है अपवर्ड डायरेक्शन में हो। जब ये अपवर्ड होगा, तो नीचे वाली साइड में लगने वाला फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में दोनों फोर्स की नेट वैल्यू फिर से कितनी आनी है, 0 आनी है। तो नेट फोर्स तो 0 हो गया, लेकिन नेट फोर्स तो यहां पर भी 0 था, लेकिन फिर भी इसके कारण टॉर्क है। लेकिन इसके कारण टॉर्क नहीं होगा, क्योंकि ये जो फोर्स है, ये जो एक्सिस है ना इसकी, ये जो इसकी रोटेशनल एक्सिस बनेगी, जो हमने नहीं बनाई है, आप बना सकते हो। इसकी जो ये रोटेशनल एक्सिस होगी, इसके सेंटर से पास होने वाली ये वाली एक्सिस होगी, अगर
ये इसकी रोटेशनल एक्सिस के थ्रू ही जाएगा, मतलब या तो ये यहां इधर होगा या फिर ये इधर होगा। ये दोनों फोर्स ऐसे होंगे तो इस रोटेशनल एक्सिस एक ही एक्सिस से अलोंग पास होंगे, तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन जिसकी बात कर रहा था ना, जो यहां पे अलग अलग है यहां पे सेम रहेगी, एक ही लाइन ऑफ एक्सिस रहेगी, उसके कारण यहां पे टॉर्क जनरेट नहीं होगा इन दोनों फोर्स के कारण। एक कंडीशन तो इनकी यह है। इनकी दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, हो सकती नहीं, वो होगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन ये होगी यहां पर, पहले मैं इस डायग्राम को रिज्यूम कर देते हैं। ये आपके पास करंट है, इधर है और इधर से नीचे आ रही है। दूसरी कंडीशन इसकी ये होगी कि ये फोर्स पहले नीचे, ये ऊपर लग रहा था ना, हो सकता है ये फोर्स यहां पर नीचे की तरफ लगे, इधर लगे, और यहां पर ये फोर्स इधर लगे। दोनों कंडीशन हो सकती है। जब इस कंडीशन में होगा तो यहां पर फिर भी नेट फोर्स दोनों का जीरो होगा, दोनों इक्वल लगेंगे और ऑपोजिट लगेंगे। नेट फोर्स यहां पर भी जीरो है और फिर से दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम लाइन ऑफ एक्शन है, एक ही लाइन ऑफ एक्शन से पास हो रहे हैं, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क यहां पर भी जनरेट नहीं होगा, यहां पर टॉर्क भी जीरो होगा, फोर्स भी जीरो होगा इस दोनों लाइन के अलोंग एडी एंड बीसी। ये वाली जो चीज है ना, ये आपको जनरली पता नहीं चलती है, लेकिन ये चीज मैंने आपको बताई है, ये एनसीईआरटी में होती भी है, आपको वहां पर पढ़ोगे तो आपको ध्यान में आएगा, समझ में आएगा, तो इस चीज को आप अच्छे से काम में लेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं, ये हमारा काम हो गया। अब है इस टॉर्क का एप्लीकेशन। ये जो टॉर्क हमने फाइंड आउट किया है ऑन रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, इस टॉर्क का एप्लीकेशन क्या है वो देखना है हमें, ठीक है। ये हमारी पूरी कंप्लीट कंडीशंस हो गई, यहां पे अब ओवर हो गया ये टॉपिक। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसके कारण, इसलिए मैंने इसको डिटेल में इतना टाइम लेके आपको करवाया है। अब हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन की, जो होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू find the direction of current or which can also be used to measure small amount of current। अगर किसी सर्किट में बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही है तो वहां पर आप इस करंट को आराम से मेजर कर सकते हो गैल्वेनोमीटर से। और अदरवाइज मैक्सिमम जो इसका प्राइमरीली जो इसका यूज है वो होता है गैल्वेनोमीटर का केवल करंट की डायरेक्शन को पता करने के लिए यूज होता है। तो हम इस गैल्वेनोमीटर के बारे में देखते हैं आपके अलग अलग डायग्राम्स के थ्रू। इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो आपके सामने सबसे फर्स्ट टाइम में जो आपके पास आप सामने से जो देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, आपकी लैब में मिलेगा ऐसा इस तरीके से, जिसमें यहां पर हो सकता है दो अलग अलग कलर दिख रहे हो आपको, किसी एक में पॉजिटिव भी लिखा हुआ है, किसी एक में नेगेटिव भी लिखा हुआ है। लेकिन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जब आप इसको यूज करते हो तो यहां पर इन दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव होने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। सिर्फ इतना होता है, अगर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव की पोलरिटी को, वायर जो आपने कनेक्ट किया उनके टर्मिनल्स को अगर आपने इंटरचेंज किया है तो यहां पे जो डिफ्लेक्शन होता है ना वो चेंज हो जाता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। ये सब लास्ट की बात है। आपको सबसे पहला ये डायग्राम है, फिर इसके बाद ये डायग्राम है जो आपको दिखाई देता है, आपको ये दिखता है केवल, ठीक है। इसके बाद जब आप इसको और ओपन करोगे तो आपको ये दिखेगा, इसके बारे में नहीं जानना आपको, आपको सबसे पहले यहां पर ये वाला डायग्राम देख सकते हो कि यहां पर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की स्ट्रक्चर क्या होती है या कैसे ये होता है, ठीक है। इसकी वर्किंग, पहले हम इसकी जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे, उसके बाद इसकी वर्किंग एंड वर्किंग प्रिंसिपल। देखो सबसे पहले क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में वर्किंग प्रिंसिपल में यह आता है कि यहां पर दो एक दूसरे के सामने परमानेंट मैग्नेट्स लगे होते हैं, और ये जो मैग्नेट होता है यहां पर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, ये यहां पर रेडियल ये जो है ये कर्व मैग्नेटिक पोल्स है। ये जो मैग्नेटिक पोल होंगे ना ये क्या होंगे, कर्व्ड होंगे, क्योंकि ये यहां पर एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देंगे आपको। ये याद रखने की चीज है, ये ध्यान रखने की बात है। ये क्या देंगे,
आपको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देंगे। और जब ये आपको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो यहां पर ये जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या करेगा, ये जो यहां पर ये वाला जो यहां पर लूप है, जो करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप होगा, उस लूप की जो साइड थी, जिनको हम ए बी साइड एंड सी डी साइड बोल रहे थे, वो दोनों साइड के हमेशा ये मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। हमेशा उस मैग्नेटिक फील्ड, उस जो आपका रेक्टेंगुलर है लूप है, उस लूप के हमेशा परपेंडिकुलर रहने वाला है। इसलिए हम यहां पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और कर्व्ड मैग्नेटिक पोल्स हम यहां पर यूज करेंगे। ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका यहां पर साउथ पोल है। ठीक है, अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो देखो इस तरीके से बना सकता हूं। ये आपके पास एक नॉर्थ पोल हो गया। जब ये नॉर्थ पोल है तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करेगा। फिर सामने अगर मैं यहां पर ये साउथ पोल यहां पर मैंने बनाया है तो यहां पर ये इनवर्ड डायरेक्शन में साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड यहां पर जनरेट करेगा। अब इनको जब एक साथ कंबाइन करोगे, मिलाओगे, तो ये इस डायरेक्शन में इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी फ्रॉम दीज कर्व मैग्नेटिक पोल्स, और सेंटर पर ये स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक पोल देगा। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका मैग्नेटिक पोल, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका यहां पे साउथ पोल हो गया, और ये जो है यहां पर बीच में रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप हो गया। और इस रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप के भी अंदर यहां पर ये जो आपको राउंड शेप में दिखाई दे रहा है बड़े वाला, ये होता कोर। इसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। जैसे देखो यहां पर ये मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड बना दिया ना, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में यहां पर मैं क्या करूंगा, इसके बीच में यहां पर एक मैंने रेक्टेंगुलर लूप लगा दिया इस तरीके से। ये रेक्टेंगुलर लूप है यहां पर, और ये रेक्टेंगल ऐसे नहीं है, ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। जैसे अगर मैं यहां पर बनाऊं तो ये जैसे रेक्टेंगल है ना, ये जो रेक्टेंगल है ये यहां पे इस तरीके से रखा हुआ है। जब इस तरीके से रखेगा तो ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इसकी परपेंडिकुलर है, और इधर वाली इन साइड वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो यहां पर भी परपेंडिकुलर है। और ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो ये ए बी बी सी एज दिखाई दे रही है, जिसको हमने ऊपर से बताया था ना टॉप व्यू ये है, ये आपको बी सी एज दिखाई दे रही है। और जैसे ही इसके ऊपर करंट फ्लो होगी यहां पर, तो ये ऐसे रोटेट करने लगेगा। जब इस रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर टॉर्क एक्सपीरियंस होगा तब ये ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, ऐसे भी रोटेट कर सकता है। करंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो ये ऑपोजिट भी रोटेट कर सकता है थोड़ा। ठीक है, जितनी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग। जैसे ये रोटेट करेगा तो जितनी देर करंट फ्लो हो रही है उतनी देर तो ये रोटेट करेगा, उसको टॉर्क लगेगा। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए, किसी एक जगह पर रोकने के लिए, यहां पर मान लो आपने क्या लगा दिया, एक इंडिकेटर लगा दिया। ये इंडिकेटर अपन थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं जिससे आपको हर चीज दिखाई दे। यहां पर इसके अटैच करके आपने सपोज एक इंडिकेटर लगा दिया, और ये इंडिकेटर, ये जो जीरो लाइन है इसके लेफ्ट साइड में जा रहा है, इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है। जब टॉर्क लगेगा तो ये इस अपना राइट साइड में किसी भी एक साइड में मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। तो इसको कोई रोकने वाला भी तो चाहिए, क्योंकि जब एक बार मोशन में आएगा तो मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, इसको वापस रोकने वाला भी तो कोई ऑपोजिट फोर्स चाहिए। उस फोर्स के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, एक स्प्रिंग लगा देंगे। एक हमने यहां पर स्प्रिंग लगा दी, फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्प्रिंग, और बहुत ही थिन स्प्रिंग होती है ये, जिसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू काफी कम होती है। उसको जितना आप अच्छे से काम में ले सकते हो, जिससे क्या है इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है। थोड़ी भी करंट मिलेगी तो ये डिफ्लेक्शन देता है आपको, अच्छे से अच्छा रीडिंग देता है, इसलिए यहां पर ये स्प्रिंग लगाता है। फिर उसके बाद जितना अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होगा यहां पर, उतनी ही ज्यादा यहां पर ये अच्छे से गैल्वेनोमीटर काम करेगी। और मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने के लिए हम यहां पर क्या कर देते हैं, हम यहां पर एक आयरन कोर लगा देते हैं। ठीक है, हमने यहां पर एक हम आयरन कोर लगा देंगे। ठीक है,
ये देखो मैं आयरन कोर लगा देता हूं, आपको बता देता हूं ये आयरन कोर किस तरीके से लगेगी। ठीक है, ये देखो यहां पर इस तरीके से एक आयरन कोर लगा देंगे हम यहां पर। अब देखो आयरन कोर मैंने सबसे बाद में लगाई है ना, तो इसके पीछे ये छुप गई। अब मैंने हटा दी इसको, ठीक है ना। ये यहां पर ये आयरन कोर है ना, इस तरीके से लगी हुई रहेगी, ये आप देख सकते हो इसको। ठीक है, फिर से बना देता हूं, ये पूरा ऐसे ही रहेगा, लेकिन हम इसकी सेंसिटिविटी को, इसकी रीडिंग्स को इंप्रूव करने के लिए यहां पर क्या लगा देते हैं, आयरन कोर लगा देते हैं, सॉफ्ट आयरन की आयरन बिठा देते हैं यहां पे, जिससे कि ये आपको और भी अच्छे से काम कर सके, इसका जो टॉर्क एक्सपीरियंस करा अच्छे से एक्सपीरियंस करे। और हम यहां पर फिर इसके ऑपोजिट वर्क करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए हमने क्या किया, एक इसका यहां पर ये स्प्रिंग लगा रखी है। ये स्प्रिंग नहीं हटानी होगी, ठीक है, स्प्रिंग तो मस्ट है, स्प्रिंग इसके काम करने के लिए जरूरी है। और जो आयरन कोर है वो इसको एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए जरूरी है। ये चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से यहां पर काम करती है। ये तो हो गया इसका वर्किंग। और इसको अगर वर्किंग डायग्राम अगर आपको देखना है तो ये डायग्राम देख सकते हो। देखो ये बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम है। कैसे, जैसे देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये तो आपका नॉर्थ पोल हो गया, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ये साउथ पोल हो गया, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ये यहां पर इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये इधर इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं। और ये जो आपको ऑरेंज कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये है आपका रेक्टेंगुलर लूप। ये आपका रेक्टेंगुलर लूप है इस लूप के अंदर। और ये जो लूप रखा हुआ है आपका, इस तरीके से रखा हुआ है, आपको ये और अच्छे से ये दिखेगा, देखो इस तरीके से ये लूप रखा हुआ है, ठीक है। हाँ, और इस लूप के अंदर, क्योंकि लूप तो कवर होता है चारों तरफ ये, ठीक है, इसके अंदर यहां पर ये सॉफ्ट आयरन की कोर रखी हुई है, जिससे कि यहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा हो। और ये जो है उसके बाद इसी आयरन कोर से इस तरफ ये इन्होंने दोनों तरफ क्या है, स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है, जो कि इस टॉर्क को बैलेंस करने के लिए या बैलेंसिंग टॉर्क देने के लिए काम में आती है, ठीक है। अब हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। तो आपके पास क्या हुआ, यहां पर अगर हम इसका फिर से एक फ्रेश डायग्राम बनाएं तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो। ये आपके पास एक नॉर्थ पोल हो गया और ये सामने आपके पास एक साउथ पोल हो गया, ठीक है। ये आपके पास साउथ पोल हो गया। यहां पर बीच में एक आपने जो रेक्टेंगुलर लूप है ये बना लेते हैं। ये आपके पास यहां पर एक बीच में रेक्टेंगुलर लूप है, ये इसके नंबर ऑफ टर्न्स है। ये रेक्टेंगुलर लूप यहां पर इस तरीके से मोशन जब करेगा तो अपना ये एक पूरा एरिया कवर करके रखेगा, जो एक रेडियल जो एरिया है ये एरिया कवर करके रखेगा। और यहां पर जो हमने पोल्स रखे हैं, इन पोल्स का काम क्या है, ये एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे। ये वो डायग्राम है जो आपको एग्जाम टाइम में बनाना है। आप एग्जाम टाइम में 3D डायग्राम तो बनाने नहीं वाले, यही डायग्राम बनाओगे, ठीक है। और फिर यहां पर मैंने क्या किया, इसके साथ हमारे पास यहां पर एक ये स्केल होता है, रीडिंग स्केल होता है, जहां पर ये अपन रीडिंग लेंगे। और ये सेंटर में क्या है, 0 है, डिफ्लेक्शन है। इनिशियली जब आप इसके ऊपर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है तो इसकी जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर कहां है, 0 डिफ्लेक्शन पर है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। लेकिन हमें पता है कि आपने यहां पर क्या किया है, एक करंट फ्लो कराओगे। करंट फ्लो करने से इस टॉर्क, ये जो आपका रेक्टेंगुलर लूप है, यहां पर टॉर्क लगेगा। उस टॉर्क की वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं, वो स्टडी करना अपने को। टॉर्क, टॉर्क ऑन लूप ऑफ एमसीजी, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर का जो लूप है उसके ऊपर टॉर्क कितना होगा। आपको पता है टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, या फिर आप ये भी कह सकते हो एम की जगह एन आई बी ए। एन नंबर ऑफ टर्न्स, आई अमाउंट ऑफ करंट, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया ऑफ दिस लूप, ठीक है।
इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा, थीटा कितना है, हमने ये बात करी है कि ये जो थीटा है इसको इस तरीके से हमने डिजाइन किया है, इसको थीटा हमेशा क्या रहे, 90 डिग्री रहे, क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। और साइन 90 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। तो टाउ इज इक्वल्स टू हो गया एन आई बी ए। ये आपके पास टॉर्क की वैल्यू आ गई, टॉर्क ऑन ए दिस मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर का जो आपका लूप है इसके ऊपर। ठीक है, अब देखो यहां पर जब इसके ऊपर टॉर्क लगा तो ये क्या गया, ये इधर मोशन स्टार्ट कर दी इसने। जब इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है तो इस नीडल ने, जो पॉइंटर है, इसने इधर मोशन स्टार्ट कर दी, इधर चलता 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 जाएगा। तो इसको सामने से रोकने के लिए भी कोई इधर से टॉर्क चाहिए, ऑपोजिट टॉर्क चाहिए। तो उस ऑपोजिट टॉर्क के लिए हमने क्या किया, यहां पर एक स्प्रिंग लगा दी। इसके लिए हमने यहां पर एक स्प्रिंग लगा दी। ये स्प्रिंग क्या करेगी, जैसे ही इधर जाएगा इसको वापस रिस्टोर करने की कोशिश करता है, बैलेंस करने की कोशिश करता है। क्योंकि आपको पता है स्प्रिंग की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने होने वाले मोशन को अपोज करती है। उसको खींचोगे तो वो छोटा होने की कोशिश करेगी, छोटा करोगे तो वो बड़ा होने की कोशिश करेगी, मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाने की। तो ये यहां पर किसी एक जगह पे जाके ये इसको क्या कर देगा, बैलेंस करेगा। तो स्प्रिंग के कारण कितना टॉर्क लगेगा, ऑपोजिट टॉर्क, टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग क्या होगा, टाउ इज इक्वल्स टू सी इंटू थीटा। ये आप यहां पर सी भी ले सकते हो, और अगर आप चाहो यहां पर आपकी आदत अगर के लेने की है तो आपको के इंटू थीटा भी इसको कर सकते हो। थीटा, के इंटू थीटा, वेयर के इज ए स्प्रिंग कांस्टेंट। जो के है आपका वो क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। ये हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया के। जब स्प्रिंग कांस्टेंट होता है तो स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए टॉर्क ऑफ रोटेशनल मोशन। ये आपको ध्यान रखो, ड्यू टू टॉर्सनल स्प्रिंग। अब यहां पर देखो, यहां पर दोनों इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या होंगे, इक्विलिब्रियम के लिए दोनों इक्वल होंगे, बराबर होंगे। फॉर बैलेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो बैलेंस के लिए स्प्रिंग का टॉर्क एंड करंट के कारण रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर लगने वाला टॉर्क दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप ये लगा दोगे एन आई बी ए इज इक्वल्स टू थीटा इंटू के, और यहां पर थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा एन आई बी ए अपॉन के। एन आई बी ए अपॉन के, और एन आई बी ए क्या हो गया आपके पास, एन आई बी ए क्या हो गया, एन नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया, एंड के स्प्रिंग कांस्टेंट। और यहां पर आप देख सकते हो दिस थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा यहां पर आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो आप डिफ्लेक्शन को मेजर करके करंट को मेजर कर सकते हो। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का काम क्या है कि ये आपको करंट की डायरेक्शन बता सकती है बाय यूजिंग इट्स डिफ्लेक्शन। ये आपको करंट की, अगर स्मॉल करंट हो तो ये आपको करंट की वैल्यू भी बता सकती है। और इसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में अगर कन्वर्ट कर दें तो करंट की वैल्यू बताएगी। अगर हम इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर दें तो ये आपको वोल्टेज की, कितना वोल्टेज डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसकी वैल्यू भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हमें पता चलती है। तो ये आपके पास यहां पर थीटा को मेजर करके आप इस करंट को मेजर कर सकते हो। और ये थीटा की वैल्यू आ गई फॉर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल और उसका फॉर्मूला हो गया। अब हमारे पास हमें स्टडी करना है इसकी करंट सेंसिटिविटी कितनी है। तो यहां पर आप देख सकते हो इसमें करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू क्या आएगी। देखो करंट सेंसिटिविटी की बात करूं मैं तो यहां पर देखो ये जो थीटा है, थीटा मतलब ये जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है।
नंबर ऑफ टर्न्स पे, करंट पे, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड स्प्रिंग कांस्टेंट, इन सब पे डिपेंड कर रहा है। तो डायरेक्टली करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो जितनी करंट फ्लो होगी उसके साथ साथ उसमें डिफ्लेक्शन आएगा। और अलग अलग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सेम अमाउंट ऑफ करंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिफ्लेक्शन शो कर सकती है। रीजन हो सकता है इसका जो ये नंबर ऑफ टर्न्स है ये डिफरेंट हो सकता है यहां पर आपने मटेरियल यूज किया है ये अलग हो सकता है आपने स्प्रिंग पतली या मोटी, हो सकता है थिक स्प्रिंग ले लियो आपने तो इसको मूव ही नहीं करने दे रही है, हो सकता है आपने बहुत पतली स्प्रिंग ले लियो तो ये मूव करते जा रहा है, इसको रोक ही नहीं पा रही है। तो ये सब चीजें क्या है यहां पर आप कर सकते हो, यूज चेंज कर सकते हो, जिससे करंट के लिए भी, सेम करंट के लिए भी थीटा अलग अलग हो सकता है। तो इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को थोड़ा स्टैंडर्डाइज करने के लिए, थोड़ा स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं यहां पर थोड़ा इसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इंप्रूवमेंट करने के लिए किसी भी चीज में उसकी खुद की प्रॉपर्टी के बारे में तो पता हो हमें कि उसकी अभी प्रेजेंट हालात क्या है। जैसे किसी भी स्टूडेंट को मार्क्स इंप्रूव करने हो, कोई टीचर्स की अगर हेल्प ले रहा है वो, तो टीचर क्या करता है सबसे पहले ये डिसाइड करता है कि इसकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है। अगर प्रेजेंट कंडीशन अच्छी है तो उस हिसाब से आगे चलेंगे, अगर प्रेजेंट कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है तो उस हिसाब से आगे चलेंगे। वही यहां पर देखना है कि करंट सेंसिटिविटी की हमें अगर पता है तो हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो करंट सेंसिटिविटी होती क्या है वो देखो। करंट सेंसिटिविटी का मतलब है डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। पर यूनिट करंट के लिए कितना वहां पर थीटा आएगा, कितना डिफ्लेक्शन आएगा, उसी को आप करंट सेंसिटिविटी बोल देते हो। इसका मतलब हो गया आई एस विच इज करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन आई, थीटा अपॉन करंट। और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा आपको ऑलरेडी पता है, थीटा इक्वल्स टू एन आई बी ए अपॉन के। तो आई एस की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, एन आई बी ए अपॉन के, और एक आई भी नीचे आ गया। ठीक है, तो यहां पर आई एस इक्वल्स टू क्या आ गया, एन बी ए अपॉन के। ये आपके पास करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू आ गई। और करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू क्या है, एन बी ए अपॉन के। अब सामने से दिखने में तो एन बी ए अपॉन के है, लेकिन क्या सब कुछ कर सकते हो क्या? अगर यहां पे आई एस किस पे डिपेंड कर रहा है, पहले तो ये देखो, आई एस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पर, इंक्रीज करने पर आपके सामने आई एस इंक्रीज हो जाएगा। आई एस इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड बी। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स लगाने पर करंट सेंसिटिविटी की बढ़ेगी, या मैग्नेटिक फील्ड को कैसे भी करके इंक्रीज कर सकते हो। तो इंक्रीज करने के लिए हमने क्या किया था, मैंने क्या बोला था, यहां पर ये आयरन कोर लगी हुई है, मैंने यहां पे नहीं लगाई, लेकिन मुझे पता है अब लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये आपके सामने बहुत ज्यादा जरूरी है करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए। तो मैं यहां पर आयरन कोर लगा दूंगा। आयरन कोर लगाने के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आयरन कोर हो गई देखो। ठीक है, अब कैसे काम करेगी ये अपन देखते रहेंगे। ठीक है, तो आपको देखना है। फिर देन इसके बाद है हमारे पास आई एस इज प्रोपोर्शनल टू 1/k। स्प्रिंग कांस्टेंट को जितना कम रखेंगे, जितनी पतली स्प्रिंग लगाएंगे, उतनी ज्यादा वहां पर सेंसिटिविटी होगी। एंड आई एस इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लूप। अब देखो यहां पे दो चीज तो बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल करेक्ट है। क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर सकते हो क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा सकते हो, या फिर आप कोर इंट्रोड्यूस कर सकते हो जिससे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये जो आपकी स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको भी डिक्रीज कर सकते हो तो भी काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एन को इंक्रीज किया या एरिया को इंक्रीज किया तो उस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की साइज बढ़ जाएगी, साइज बड़ी हो जाएगी, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। साइज बड़ी नहीं होनी चाहिए किसी भी डिवाइस की, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की साइज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए साइज को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये चीज अगर मुझे क्या कर सकते हैं, यूज हो सकता है ऐसा।
लेकिन ये डिजायरेबल नहीं होता। क्यों डिजायरेबल नहीं होता? क्योंकि उससे साइज इंक्रीज होगी, बल्कि हो जाएगी, ज्यादा हार्डर टू हैंडल हो जाएगी, ठीक है, तो मुश्किल होगी उसको हैंडल करना। इसलिए हम यहां पर करंट सेंसिटिविटी के लिए ये दो बेस्ट तरीके हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करके, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट एंड आयरन कोर इंट्रोड्यूस करके, और करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए आप जो स्प्रिंग है इसको भी पतली स्प्रिंग लगा सकते हो यूजिंग स्मॉल स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ, ठीक है। और ये दोनों नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी एग्जाम में आया तो आपको करना ही है। फिर हम आगे बात करते हैं इसके वोल्टेज सेंसिटिविटी, क्योंकि जो हम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, करंट प्रोवाइड करेंगे तो वोल्टेज डिफरेंस तो देंगे ही, उसी के साथ करंट फ्लो होती है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज या पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। पर यूनिट वोल्टेज को लिए जो डिफ्लेक्शन आएगा उसको आपने क्या बोल दिया? वोल्टेज सेंसिटिविटी बोल दिया। तो इसके लिए आप लिखोगे वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब Vs, थीटा अपॉन V। थीटा की वैल्यू क्या है आप जानते हो, थीटा इक्वल्स टू NiBa अपॉन के। वैल्यू रखो, Vs इज इक्वल्स टू NiBa अपॉन के। और V की वैल्यू क्या होती है? V होता है IR। यहां पे आप लिख देना V इज इक्वल्स टू IR। IR का मतलब उस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है ना वो। V इक्वल्स टू I इंटू R, इतनी करंट फ्लो होगी वहां पे जब आपने इतना पोटेंशियल लगाया तो, ठीक है। तो अब देखो यहां पर I से तो I कैंसिल आउट हो जाएगा, NBA अपॉन KR इक्वल्स टू VS। ये आपके पास इसका फॉर्मूला तो आ गया जो कि बहुत इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अब इसको और अगर आप आगे देखोगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू, अगेन सेम चीजें आएगी सारी। B इज प्रोपोर्शनल टू A इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन K। ये तीन तो आ गया, लेकिन यहां पर आपके सामने आया V S इज प्रोपोर्शनल टू N और V S इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। ये जो दो चीजें हैं ना, ये यहां पर टेढ़ा काम है क्या। अब क्या हुआ कि आपने जो रेक्टेंगुलर लूप है इसमें से नंबर ऑफ टर्न्स आपने इंक्रीज किए, और नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने से क्या होता है, उस वायर की जो लेंथ है ना वो भी इंक्रीज होती है। और वायर की लेंथ जिस फैक्टर से इंक्रीज होगी, सेम उसी फैक्टर से इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। और रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो एन के इंक्रीज होने वाले इफेक्ट को खत्म कर देगा। मतलब अगर आपने एन को 2n कर दिया तो लेंथ है ये भी तो 2l हो गई, तो आर भी तो 2r हो गया। तो अगर आप अब यहां पर Vs कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर 2n BA अपॉन K इंटू 2R। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, NBA अपॉन KR। पहले वाली वैल्यू ही आ गई। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी n पे डिपेंड नहीं करती, ये आपको याद रखना है। हाँ, ये अलग बात है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर सकती है। कारण क्योंकि रेजिस्टेंस हो सकता है आप उसके रेजिस्टेंस को कम कर दो या उसके रेजिस्टेंस को ज्यादा कर दो, थिक कर दो वायर को या वायर को थिन कर दो, वो पॉसिबल है। लेकिन करंट से वोल्टेज सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड नहीं करती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए माना जाता है, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन भी आता है कई बार, इज इट नेसेसरी टू इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी विद राइज इन करंट सेंसिटिविटी? तो उसका आंसर होगा नो, इट इज नॉट नेसेसरी टू इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी with rise in current sensitivity, because if we rise number of currents then no
change in voltage sensitivity happens but current sensitivity increases। और वो आपको मैंने एग्जाम्पल बता दिया। ये जो एग्जाम्पल है ये बड़ा ही एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल है, ध्यान रखना है। और इंपॉर्टेंट तो है ही, इंपॉर्टेंट इसलिए कि अलग से जो चीजें आती है ना वो अलग ही होती है, तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखना। तो ये तो आपका वोल्ट मीटर का, ये गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी का मैटर हो गया। अब हमें यहां पर देखना है कि जो आपके पास गैल्वेनोमीटर है उसको एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो। तो एमीटर क्या होता है ये बताओ पहले तो। एमीटर होता है क्या है ये आपको पता करना है। एमीटर क्या होता है? एमीटर इज ए डिवाइस विच यूज्ड टू मेजर, अब मैं शॉर्ट में लिख देता रहा हूं, विच इज यूज्ड टू मेजर अमाउंट ऑफ करंट। अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के काम आता है उस डिवाइस को आप क्या बोल देते हो? एमीटर बोल देते हो। अब एमीटर बनता कैसे है? देखो सिंपल, ये सब कुछ लिखने का भी चीज होती है। जो गैल्वेनोमीटर है ना उसका रेजिस्टेंस भी थोड़ा स्मॉल रेजिस्टेंस ही होता है, ज्यादा नहीं होता, 10 to 12 ओम के आसपास होता है जनरली, और इसके ज्यादा भी हो सकता है थोड़ा कम भी हो सकता है। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर आप एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हो एक एप्रोप्रिएट वैल्यू का, देन आप उस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। एमीटर का कुछ कॉन्सेप्ट आप सुन लो यहां पे। एमीटर के लिए क्या होता है? एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है ना वो क्या होता है? स्मॉल होता है, छोटा रेजिस्टेंस होता है, सो दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट कैन पास थ्रू एमीटर, और वो एमीटर खुद अपनी तरफ से कोई करंट ब्लॉक ना कर सके, इसलिए इसका रेजिस्टेंस स्मॉल होता है। अगर इसका रेजिस्टेंस अगर जीरो हो जाता तो ये काम नहीं करता, क्योंकि यहां पर अगर जीरो हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये खराब कर देगा सर्किट को। अगर इसका रेजिस्टेंस तो जीरो, मतलब आइडियल का कितना होना चाहिए? अगर आइडियल एमीटर मानू मैं, आइडियल एमीटर में जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो? जीरो। लेकिन यहां पे क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट होने से वर्क नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट सर्किट होने से वर्क नहीं करेगा। तो आइडियल एमीटर का तो कॉन्सेप्ट ही है, केवल वर्किंग कंडीशन में नहीं होता आइडियल एमीटर, ठीक है। तो ये इसका रेजिस्टेंस लेकिन स्मॉल होता है। अब आप बताओ, स्मॉल अगर रेजिस्टेंस कौन से कनेक्शन में होता है? रेजिस्टेंस डिक्रीज पैरेलल कनेक्शन में होगा या फिर सीरीज कनेक्शन में होगा? आप कहोगे सर जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू डिक्रीज तो पैरेलल कनेक्शन में होती है। तो इसका मतलब यहीं से याद कर लो आप, यहीं से आप समझ लो कि अगर आपके पास कोई गैल्वेनोमीटर है, या आपके पास यहां पर कोई गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के अगर आप यहां पर एक कोई शंट रेजिस्टेंस एस लगा देते हो पैरेलल में, तो यहां पर इस डिवाइस को अब क्या कहेंगे? अब इसको कहेंगे एमीटर। अब ये गैल्वेनोमीटर नहीं है, अब ये क्या हो गया? अब ये एमीटर हो गया। इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। ये जो डिवाइस अब ये अब क्या हो गया? एमीटर हो गया। ये अब एमीटर है, ठीक है। अब एमीटर में क्या हुआ देखो, यहां पर ये एमीटर में आपने बना तो दिया, लेकिन इस एमीटर की रेंज क्या होगी? आपको एमीटर की रेंज क्या होगी? इसके लिए इस रेंज को डिसाइड करता है ये एस। तो सपोज आपको यहां पर 0 टू आई एम्पियर
तक की करंट मेजर करनी है, 0 टू I एम्पियर तक की करंट मेजर करनी है। तो अगर या तो जीरो होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट जो होता है वो I अमाउंट या I एम्पियर मेजर होना चाहिए। जैसे कि आप कह सकते हो 0 से 5 एम्पियर तक की करंट यहां से मेजर करनी है हमें, 0 से 10 एम्पियर तक की करंट मेजर करनी है, 0 से 2 एम्पियर तक की मेजर करनी है। लेकिन आपके दिमाग में ऐसा भी तो आ सकता है, सर हम एक काम ऐसा करेंगे कि 0 से लेके 1000 एम्पियर तक की हम करंट को बना लेंगे एमीटर को, और फिर हमें कोई टेंशन नहीं होगी, फिर हम उसको चाहे 1 एम्पियर मेजर करो, चाहे 10 करो, चाहे 2 करो, चाहे 0.5 एम्पियर करो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि जैसे ही आपने एक अमाउंट ऑफ करंट, रेंज ऑफ करंट आपने सेट कर दिया, फिर उसकी सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। जैसे आपने 1000 एम्पियर तक के लिए बना दिया, पहली बात तो 1000 एम्पियर तक की करंट हम सहन ही नहीं कर पाते, हम हमारे पास होती ही नहीं है। जो जब लाइटनिंग होती है, थंडरस्टॉर्म होता है, उस टाइम पे होती है, तो 1000 एम्पियर में आदमी मर जाते हैं, आपको पता ही होगा। तो वहां पे 1000 एम्पियर तो होता ही नहीं है। फिर भी अगर होता तो भी मैं बता देता हूं हम नहीं बना सकते, क्योंकि इस डिवाइस की सेंसिटिविटी नहीं हो रहती है। फिर आपने 1000 अगर करंट बना दोगे, उससे 1 एम्पियर 2 एम्पियर मेजर नहीं कर सकते, 0.5 एम्पियर मेजर नहीं कर सकते। इसलिए हर एक रेंज को मेजर करने के लिए, हर एक अमाउंट को मेजर करने के लिए सेम गैल्वेनोमीटर नहीं होता है, उसके लिए अलग अलग एमीटर होते हैं। तो हम यहां पर क्या करेंगे, सपोज 0 से लेके 5 एम्पियर तक, 0 से लेके 2 एम्पियर तक, 0 से लेके 10 एम्पियर तक, 0 से लेके 1 एम्पियर तक की जो करंट थी, तो उनको मेजर करते हैं। तो मान लो आपने 0 से लेके 5 एम्पियर तक की करंट को मेजर करना है, 0 से लेके I मान लिया। उस I करंट में से ये तो टोटल करंट फ्लो रही इस एमीटर में, जो कि एमीटर बन गया इसमें से IG जो करंट होगी वो यहां पर फ्लो होगी, IG क्या है? IG इज ए फुल डिफ्लेक्शन करंट। IG इज ए फुल डिफ्लेक्शन करंट, फुल डिफ्लेक्शन करंट। अब फुल डिफ्लेक्शन करंट का क्या मतलब है? यहां पे फुल डिफ्लेक्शन करंट का यही मतलब है, आप ये मान के चलो जैसे कि यहां पर इस गैल्वेनोमीटर का जो आपने अभी स्केल देखा था, ये जो स्केल देखा था, फुल डिफ्लेक्शन का मतलब यह है कि यहां से ये जो नीडल है इधर आए, और इसका जो लास्ट जो रीडिंग है, इस रीडिंग को जस्ट टच करे, आए धीरे से एकदम, और इसको धीरे से टच करे, जस्ट यहां तक आए। और इवन ऐसा नहीं कि यहां से आया और इधर इधर कोई ब्लॉकेज लगा हुआ है, इधर आया और यहां पे आगे धक्का दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। जस्ट यहां से इजीली यहां तक आए और अपने आप ही रुक जाए, यहां पर रोकने के लिए स्टॉपर की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना? यहां से यहां तक आया और अपने आप रुक गया, दिस इज कॉल्ड फुल डिफ्लेक्शन करंट। करंट रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज नॉन एज फुल डिफ्लेक्शन करंट विदाउट एनी स्टॉपर। बिना किसी झटके के, स्टॉपर के अगर रुकती है करंट, वो जो निडल, तो आपको फुल डिफ्लेक्शन करंट है। और वो कब होगी? जब यहां पर जितनी रेंज है ना, उस पूरी कंप्लीट रेंज की करंट यहां पे निकलेगी, और जो रिमेनिंग करंट है वो रिमेनिंग करंट आएगी यहां से, I माइनस IG। और ये पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन का मतलब ये हो गया कि इसके अलोंग और इसके अलोंग, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहना है। मतलब आप ये कह सकते हो VG, वोल्टेज अक्रॉस दिस गैल्वेनोमीटर, इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस दिस शंट रेसिस्टेंस। दोनों के अक्रॉस सेम होना चाहिए। जब सेम होना चाहिए तो आप बता सकते हो VG कितना है? VG होगा IG इंटू इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, जिसको आप RG भी लिख सकते हो, या फिर इसको आप केवल G भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो यहां पर हम G लिख देते हैं, ठीक है? ये मैंने इसको G बना दिया, आपकी बुक में भी शायद G होगा, देख लेना। और इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा? I माइनस IG अपॉन S, और S इज इक्वल्स टू आ जाएगा IG इंटू G अपॉन I माइनस IG। ये आपके पास क्या हो गया?
एक गैल्वेनोमीटर के लिए 0 से लेकर आई रेंज तक की आपको अगर करंट मेजर करनी है उस गैल्वेनोमीटर से बना हुए एमीटर से, तो आपको इतने अमाउंट का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा शंट के अंदर, पैरेलल कनेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, एमीटर बन गया, ठीक है। और इस एमीटर का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एमीटर का टोटल रेजिस्टेंस भी पूछता है यहां पे, तो कितना टोटल या नेट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल्स टू G, ये दोनों पैरेलल में है ना, तो ऐसे नहीं आएगा, G इंटू एस अपॉन एस प्लस जी। जो पैरेलल कनेक्शन नहीं होते क्या, दो वायर होते हैं पैरेलल में, आपने कनेक्ट कर दिया, तो ये पैरेलल में ही कनेक्ट है, तो यहां पर ये इसका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं इसके बाद, फिर हम बात कर लेते हैं वोल्ट मीटर की। एमीटर का इतना ही है, एमीटर का आपके पास इतना ही है कि आपको क्या करना है, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस शंट के अंदर कनेक्ट कर देना है, और इस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, G है, गैल्वेनोमीटर का G है, ध्यान रखना। और एमीटर का कितना है, वो S इंटू जी अपॉन एस प्लस जी, दोनों को पैरेलल कनेक्शन का जितना रेजिस्टेंस होता है उतना है, ठीक है, सिंपल। और क्या है, और आपको 0 से लेकर 5 एम्पियर तक की चाहिए, तो आई की वैल्यू 5 रखो, आई जी की वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में। आई जी की जो रेंज होती है ना, वो नियरली 10⁻³ एम्पियर में होती है, या फिर आप इसको कह सकते हो मिली एम्पियर्स में होती है, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो यहां से तो ये आई जी खत्म ही हो जाएगा, आई जी अपॉन ये बचेगा केवल। और आपको यहां से मैं एक बात और बता देता हूं, जो शंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आती है वो 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम इतनी आती है, और जो ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होता है इसका 10 ओम, 5 ओम, 15 ओम, 12 ओम इतना ही होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। ये आपके लिए फिर से एक इंपॉर्टेंट आ गया, क्योंकि वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वोल्ट मीटर में भी हमें कन्वर्ट करना पड़ता है आवर एमसीजी को, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, पहले तो ये देखो, जैसे आपने एमीटर में देखा था कि जो आपके पास एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। जब एमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है अगर, तो आप ये बताओ, इसको पैरेलल में कनेक्ट किया, पैरेलल में रेजिस्टेंस घट जाता है, ठीक है। और एक बात और सुनो ध्यान से, कान खोल करके, जब हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं ना, एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ये ध्यान रखना। सर्किट में ऑपोजिट हो जाता है काम, बनाने के लिए ऑपोजिट होता है काम, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब आगे देखो, कन्वर्जन ऑफ एमसीजी इनटू वोल्ट मीटर, तो आप यहां पर देखो इसके साथ। अब वोल्ट मीटर क्या होता है, इट इज डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस या पोटेंशियल डिफरेंस इन सर्किट। सर्किट के अंदर ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है, कौन, वोल्ट मीटर आता है। सिंपल सी बात है, जब ये वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम अगर आता है, तो आप इसको कैसे देखते हो, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम आता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर होता है, कि उसके खुद के अंदर से करंट पास ना हो, केवल उसके अक्रॉस जहां पे उसको कनेक्ट किया वो दोनों तरफ वोल्टेज मिले, खुद के अंदर से करंट पास नहीं होनी चाहिए। और खुद के अंदर से करंट पास कब नहीं होती, जब उसका खुद का रेजिस्टेंस हाई होता है। तो वोल्ट मीटर के अंदर क्या हो गया, वोल्ट मीटर का जो कॉन्सेप्ट है वो इस चीज पर है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होता है, और हाई नहीं होता, वेरी हाई होता है, ध्यान रखना। 3000 ओम, 4000 ओम, 2000 ओम, 5000 ओम, 10,000 ओम, ऐसे होता है वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, ठीक है ना।
तो वोल्ट मीटर का जब हाई रेजिस्टेंस है तो हाई रेजिस्टेंस कैसे मिलता है? हाई रेजिस्टेंस मिलता है जब आप किसी भी रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो हाई रेजिस्टेंस मिलता है, तो आपका काम हो गया। अगर आपके पास कोई गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज कनेक्शन में आपने अगर कोई सीरीज रेजिस्टेंस अगर जोड़ दिया RS, तो ये क्या हो गया? अब ये जो पूरा डिवाइस है ना, ये वोल्ट मीटर कहलाएगा। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई, हाई रेजिस्टेंस किसमें? सीरीज कनेक्शन से होता है, और सीरीज कनेक्शन से हो गया तो आपने यहां पर क्या कर दिया? सीरीज में कनेक्ट कर दिया, हो गया काम। अब इतने इस पूरे अरेंजमेंट को आप क्या बोलते हो? वोल्ट मीटर बोलते हो। और फिर इसको किसी, ये वोल्ट मीटर है, इसको किसी दूसरे सर्किट में लगाते हो आप। अब मैं दोनों को सर्किट में बताऊं कैसे लगाते हैं, ये आप ध्यान से देखो। इसको हम कैलकुलेशन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है कैलकुलेशन होने में। जैसे आपने जो सर्किट बनाते हैं ना, वो ऐसे बनाते हैं। ये आपके पास बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और आपने यहां पर, ये आपके पास क्या है? एक रेजिस्टेंस है, और आपने इस सर्किट को, इस सर्किट में यहां पर की लगाया है। की लगेगा तो यहां से करंट फ्लो होगा। अब आपको क्या करना है? इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना है। तो वोल्टेज मेजर करने के लिए, ये रेजिस्टेंस है, ये प्लस है, तो ये हिस्सा प्लस होगा, ये नेगेटिव होगा। तो वोल्टेज मेजर करने के लिए आप क्या करोगे? यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा दोगे। यहां पर पैरेलल कनेक्शन में एक वोल्ट मीटर लगा दोगे, वोल्ट मीटर। और अब मैं आपको देखो एक बात बता देता हूं, जो ये आपने वोल्ट मीटर लगाया है ना, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर यही है। इस वोल्ट मीटर के अंदर जो आप यहां पर जो वोल्ट मीटर जिसको बोल रहे हो, उसके अंदर यही है, ये गैल्वेनोमीटर और ये सीरीज का रेजिस्टेंस, यही वोल्ट मीटर है। इसी को जब मैं यहां पर छुपा कर क्या लिख देता हूं, इसी को यहां पर ऐसे छुपा कर मैं क्या लिख देता हूं? वोल्ट मीटर लिख देता हूं ऐसे। ये वोल्ट मीटर दिखाई दे रहा है आपको, समझ में आया? ये वोल्ट मीटर लिख देता हूं मैं, तो ये आपका वोल्ट मीटर इस तरीके का होता है। तो ध्यान रखना, हमारे पास जो वोल्ट मीटर होता है वो इस तरीके से होता है, और इसके अंदर यही लगा होता है। और अगर मुझे यहां पर करंट मेजर अगर करनी है, तो मैं क्या करूंगा? फिर से करंट मुझे अगर मेजर करनी होगी, तो मैं इसमें यहां पर एमीटर लगा दूंगा। और ये एमीटर लगने का मतलब क्या है? कि इसके अंदर है ना, ये लगा हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर, और इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में ये रेजिस्टेंस, ये आपके पास एमीटर है। जितनी करंट यहां से पास हो रही है, इसके अंदर से जा रही है, इसके अंदर से जा रही है, उसमें से इस गैल्वेनोमीटर से तो केवल IG जा रही है, रिमेनिंग जो करंट है वो यहां से जा रही है, इसके थ्रू I माइनस IG वो इसके थ्रू जा रही है। और हम क्या सोचते हैं? पूरी करंट एमीटर, एमीटर से तो है, गैल्वेनोमीटर से तो नहीं है ना। तो ये आपको समझना है। मैं बोल रहा हूं ना कि इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इसको पैरेलल में। अब देखो, ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के साथ में आपके पास एमीटर क्या है? सीरीज में कनेक्टेड है। और इस रेजिस्टेंस के साथ में वोल्ट मीटर क्या है? पैरेलल में कनेक्टेड है। इस तरीके से इनका कनेक्शन होता है। ठीक है, देखो अच्छे से देखते रहो जब तक मैं ये काम करता हूं तब तक। फिर इसके बाद क्या हुआ? हमारे पास ये वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है हाई। हाई के लिए हमने क्या किया? इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, इस RS को, और वोल्ट मीटर को सर्किट के अंदर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ये दोनों ऑपोजिट केस है, इनको अच्छे से याद करना है, अच्छे से समझना है, अपने आप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अब आप देखो कि मुझे 0 से V वोल्ट तक का वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। 0 से 10 वोल्ट, 0 से 5 वोल्ट, 0 से 100 वोल्ट, 50 वोल्ट, 1000 वोल्ट, फिर से, है ना? अगर ये मेजर करना है तो आप क्या कर सकते हो? यहां पर इस RS का रेजिस्टेंस लगा दिया, और अब इसके अंदर सिर्फ कितनी करंट जानी चाहिए? केवल फुल डिफ्लेक्शन करंट तक ही जा सकती है।
फुल भी कब जाएगी, फुल भी कब जाएगी, जब V होगा कंप्लीट 5 से तक की रेंज का, यार 5 वोल्टेज होगा तो जाएगी। अगर 4 होगा तो थोड़ी पीछे रह जाएगी, 3 होगा तो थोड़ी और पीछे रह जाएगी, 1 वोल्ट होगा तो और काफी पीछे रह जाएगी, 0 वोल्ट होगा तो फ्लो ही नहीं होगी, वहीं खड़ा रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से समझ के चलना। तो यहां पर अगर 0 से V तक मेजर करना तो इसके थ्रू तो केवल आपके पास IG करंट जाएगी, और यहां पर वोल्टेज कितना आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं इसको एक्चुअल में, पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस वोल्ट मीटर, या इसमें यहां से यहां तक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V इज इक्वल्स टू IG, जो आपने यहां पे लगाया उतना कंप्लीट, इक्वल्स टू G प्लस RS, G प्लस RS आएगा। ठीक है, G प्लस RS सिंपल है, कुछ नहीं है, बस इतना ही करना था इसमें आपको। V से ये तो IG इंटू G विच इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, RS रेजिस्टेंस इन सीरीज, दैट्स इट। और अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस पूछे वोल्टमीटर का, टोटल रेजिस्टेंस तो आपके सामने है, बताने की जरूरत ही नहीं है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, तो ये हो जाएगा आपके सामने R इज इक्वल्स टू G प्लस RS, सिंपल इतना ही है। अब एक बात और बता दूं, वोल्टेज का वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होता है हाई, तो आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, जो आइडियल वोल्टमीटर है, जैसे हमने आइडियल एमीटर देखा था, वैसे आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, ये होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट अगर हो जाएगा तो सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट हो जाएगा तो इसके थ्रू करंट कितनी फ्लो होगी, वोल्टमीटर के थ्रू करंट 0 फ्लो होगी। 0 करंट फ्लो होगी मतलब जो गैल्वेनोमीटर है उसमें तो डिफ्लेक्शन ही नहीं आएगा। जब डिफ्लेक्शन ही नहीं आएगा तो रीडिंग कहां से आएगी। तो आइडियल केस में ना तो वोल्टमीटर काम करता है और ना ही आइडियल केस में एमीटर काम करता है। लेकिन हम आइडियल केस का पोटेंशियल डिफरेंस आइडियली मेजर जरूर कर सकते हैं। वोल्टेज जो है या पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम बोल रहे हैं, उसको हम आराम से वोल्टेज का आइडियल केस में हम इसको अच्छे से मेजर कर सकते हैं। और वो क्या क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो बताओ आप। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वोल्टेज को आइडियल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोला जाता है पोटेंशियोमीटर, जो आपके सिलेबस में अभी नहीं है। ओके, वरना 3rd चैप्टर में सिलेबस में होता तो वो आइडियल वोल्टमीटर की तरह काम करता है। तो आइडियल वोल्टमीटर ये वाला काम नहीं करेगा, लेकिन पोटेंशियोमीटर काम करेगा। ठीक है, तो ये आपका यहां पर ये चैप्टर अच्छे से हुआ है, यहां पर ये खत्म है। इसके आगे कुछ नहीं करना आपको, अब इसके केवल क्वेश्चंस करने हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूं करने की। ठीक है, तो इतना है और यहां पर आपको अब सब कुछ देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।